प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिगीषा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय को लेकर के, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर को लेकर के। और ये विषय न केवल आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में सहायक है, बल्कि पेपर 4 में भी जो जनरल स्टडीज का है उसमें भी आपका सहायक है। उसमें भी आपका जिस तरह से मूल्य प्रणाली को लेकर के, लोक प्रशासन की मूल्य प्रणाली और निजी प्रशासन की मूल्य प्रणाली को लेकर के जो प्रश्न किए जाते हैं, उन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। एक यूपीएससी का प्रश्न का संदर्भ लेकर के इस अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए, यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने एक प्रश्न किया है, और प्रश्न क्या है कि प्रशासन रूपी जीनस की 2 प्रजातियां हैं। एक है लोक प्रशासन और दूसरी है निजी प्रशासन, जिनके अपने अपने मूल्य प्रणाली विकसित हुई है। मूल्य प्रणाली विकसित हुई है। शब्दावली में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जो यूपीएससी ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न की शब्दावली में और इस शब्दावली में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन भाव वही है जो यूपीएससी ने प्रश्न किया है। अब जरा इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना हो, और वो भी 150 शब्दों में, तो आप कैसे लिखेंगे, या 250 शब्दों में इसे कैसे लिखेंगे। और आज की स्थिति में तो आपके पास एक बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी लेने का भी ऑप्शन नहीं है। यानी आपका प्रश्न लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको उत्तर देना है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो प्रश्न आपके हाथ से चला जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अब आपको कन्फाइंड कर दिया गया है कि जो शब्द सीमा दी हुई है उसी शब्द सीमा में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद अब इस विषय वस्तु को आप क्या समझे हैं, उस समझ को आपको संघ लोक सेवा आयोग एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछ रहा है। यानी स्किल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का यहां पर परीक्षण है, नॉलेज का परीक्षण नहीं है। यानी किताब में दी हुई जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान का दिए हुए संदर्भ में आप कितना बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए, आपको अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिख पाएंगे। ध्यान रहे कि किताबी भाषा प्रश्न का उत्तर लिखते समय न तो उसकी आवश्यकता है और संभव भी नहीं है, क्योंकि वो तकनीकी भाषा होती है। यानी विषय वस्तु को आपने समझ लिया और समझ करके अब आप उसको प्रशासनिक शैली में आप उसको लिखिए। यानी लिखने का तरीका आपका क्या होगा, छोटे छोटे सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, और ऐसे शब्दों को चुन करके आप उस मूल विषय को व्यक्त कीजिए जो उसके वास्तविक भाव को प्रकट करती हो। तो आइए, मैं एक तो टॉपिक डिलीवर हो जाएगा और एक आपके पास मॉडल आंसर हो जाएगा एक प्रश्न विशेष का, कि प्रशासन रूपी जीनस की 2 प्रजातियां हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, जिनकी अपने अपनी मूल्य प्रणाली विकसित हुई हैं। यानी सरल शब्दों में प्रश्न क्या है, ये तो यूपीएससी का पूछने का तरीका हुआ। सरल शब्दों में प्रश्न ये है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर क्या है, जो कि मैंने आपको थंबनेल में दिया है। तो आइए, इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे। तो पहले पैरा में तो आपको यह बताना पड़ेगा कि प्रशासन जीनस कैसे है, फिर उससे प्रजाति के रूप में यह कैसे डेवलप हुआ है। यानी जो प्रशासन के कंटेंट हैं वही किसके कंटेंट होंगे, लोक प्रशासन के। जो प्रशासन का कंटेंट है वही कंटेंट किसका होगा, निजी प्रशासन का। लेकिन जब प्रजाति हो गई तो कुछ मूलभूत अंतर होगा, और उस मूलभूत अंतर की वजह से अब इनके अपने अपने मूल्य प्रणाली विकसित होगी।
तो ये 3 पैराज में इसका उत्तर आपको देना है, यानी 3 खंड हो गए इस प्रश्न के। तो आइए कैसे इसका लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रशासन की अर्थ अवधारणा को स्पष्ट कर देना है पहले पैरा में। और क्या कहेंगे आप कि प्रशासन अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अर्थ है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्ट्रेर, जिसका सरल अर्थ है सेवा करना, सेवा करना या व्यवस्था करना। प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रत्येक प्रकार की सेवा प्रशासन कहलाएगी, क्या प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था प्रशासन कहलाएगी? नहीं। अब आपको इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। ये तो हो गया इसका अर्थ, एक लाइन में देना है ये आपको। चूंकि मुझे तो यहां टॉपिक को भी समझाना है तो थोड़ा सा विस्तार हो रहा है, लेकिन ये जो बात यहां पर कही हुई है इसको आपको एक लाइन में देना है। अब जरा दूसरी लाइन में आ जाइए कि अब एक लाइन में कैसे लिखेंगे इसे, कि प्रशासन का सरल अर्थ है सेवा करना। हो गया एक लाइन में। यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको कन्फाइंड आंसर देना है उसका। राइट नाउ वर्ड लिमिट के तहत, यानी इतनी बड़ी बात को आप एक लाइन में कैसे लिखेंगे कि प्रशासन का सरल अर्थ है सेवा करना, किंतु अवधारणात्मक स्तर पर प्रशासन से तात्पर्य है, अवधारणात्मक स्तर पर प्रशासन से क्या तात्पर्य है कि यह सेवा कैसी होगी, यह सेवा संगठनात्मक होगी। कैसी होगी? संगठनात्मक। यह सेवा सहयोगी सेवा होगी। यह सेवा प्रासंगिक सेवा होती है। यह सेवा लोक भागीदारी पर आधारित होती है। इस सेवा के निश्चित सामूहिक उद्देश्य होते हैं। निश्चित सामूहिक उद्देश्य होते हैं, और ये उद्देश्य क्या हैं? आर्थिक विकास, या हम ये भी कह सकते हैं लाभ कमाना। और दूसरा क्या है? सामाजिक न्याय, जिसे हम ये भी कह सकते हैं लोकहित। ये निश्चित सामूहिक उद्देश्य होते हैं इसके, दोनों ही। ध्यान से आप समझ, प्रशासन के ये दोनों ही उद्देश्य होंगे। अब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान से समझिएगा, अब इसमें फिर अब इसकी विषय वस्तु परिवर्तित होती चली जाएगी, तो वो एक अलग विषय बात हो गई आपकी। राइट नाउ, लेकिन ओवरऑल अगर उसकी पेरीफेरी को आप देखेंगे तो वो क्या होगा? लाभ कमाना, और उधर क्या हो गया? लोकहित की बात हो गई, यानी सामाजिक न्याय की बात हो गई। अब अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह संसाधनों का समुचित दोहन करता है। अब इस संसाधन में क्या आ जाएगा? मानवीय संसाधन भी होगा और भौतिक संसाधन भी होंगे। ठीक। अब इन संसाधनों का समुचित दोहन, यानी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का समुचित दोहन होगा। अब संसाधनों का समुचित दोहन कैसे होगा? तो इसके लिए उन्नत प्रबंध तकनीक का उपयोग करता है। ये किसका? उन्नत प्रबंध तकनीक का उपयोग करना। अब ये उन्नत प्रबंध तकनीक में क्या आएगा? इसमें PO/CCC की भी बात कर देते हैं, पोस्ट कॉर्प की भी बात कर देते हैं, यानी कि नियंत्रण करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, ये बातें किस में आएंगी? आपके प्रबंध तकनीक में। तो ये हो गया प्रशासन। अब आइए प्रशासन रूपी जीनस। अब इसकी 2 प्रजातियां हैं। 2 प्रजातियां कैसे हुई? इसका मतलब यह हुआ कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में ये सारी की सारी बातें होंगी, लेकिन अंतर कहां होगा?
और उस अंतर के आधार पर फिर इसकी मूल्य प्रणाली क्या विकसित हुई है, यह बात आपको बतानी है। तो ध्यान से आप समझिएगा कि लोक प्रशासन में भी संगठन की जरूरत होगी और निजी प्रशासन में भी संगठन की जरूरत होगी। लोक प्रशासन भी सहयोगी होता है, निजी प्रशासन भी सहयोगी होता है। लोक प्रशासन भी प्रासंगिक सेवा देता है, निजी प्रशासन भी प्रासंगिक सेवा देता है। लोक प्रशासन में भी लोक भागीदारी होती है लेकिन उसकी प्रकृति अलग होती है, और निजी प्रशासन में भी लोक भागीदारी होती है लेकिन उसकी प्रकृति होती है, उसकी प्रकृति भिन्न होती है। यानी वहां आपके कार्मिक प्रशासन यानी कर्मचारियों के रूप में हो रही है, और यहां पर राजनीति भी इन्वॉल्व हो रही है, सरकार के निर्माण में लोगों की भागीदारी हो रही है। राइट, निश्चित सामूहिक उद्देश्य होते हैं। अब आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय, ये दोनों में ही होगा, लेकिन अंतर कहां होगा कि जो निजी प्रशासन है, ध्यान से आप समझना, जो निजी प्रशासन है उसका प्राथमिक उद्देश्य होगा लाभ कमाना, उसके बाद वो सामाजिक न्याय और लोकहित की बात करेगा। जबकि लोक प्रशासन का प्रथम उद्देश्य होगा लोकहित यानी सामाजिक न्याय, उसके बाद वो लाभ की बात करेगा। यहां पर यह अंतर आ जाता है प्राथमिकताओं को लेकर के। संसाधनों का समुचित दोहन लोक प्रशासन भी करता है, निजी प्रशासन भी करता है, और प्रबंध तकनीक का उपयोग लोक प्रशासन भी करता है और निजी प्रशासन भी करता है। अंतर केवल मात्रा का होता है। लोक प्रशासन व्यापक मात्रा में करता है, निजी प्रशासन सीमित मात्रा में करता है। इस पर भी हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के भेद को लेकर के, अंतर को लेकर के। तो यह बात क्लियर हो गई कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, प्रशासन रूपी जीनस की दो प्रजाति हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, इनके अलग अलग मूल्य प्रणाली विकसित हुई है। कैसे हुई है, अब उस पर आ जाइए कि जब प्रशासन की प्रथम प्राथमिकता लोकहित हो, क्या हो, लोकहित हो, या सामाजिक न्याय भी कह सकते हैं हम, और बेहतर तरीके से सामाजिक न्याय हो, तत्पश्चात आर्थिक विकास, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लोक प्रशासन। और जब प्रशासन की प्रथम प्राथमिकता लाभ कमाना हो, क्या, लाभ कमाना यानी आर्थिक विकास, और तत्पश्चात वो लोकहित या सामाजिक न्याय की बात करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, निजी प्रशासन कहेंगे। अब देखिए, उद्देश्यों में प्राथमिकता होने पर प्रशासन रूपी जीनस की दो उप प्रजातियां हो गई। कौन, एक निजी प्रशासन और एक लोक प्रशासन। किसकी वजह से, उद्देश्यों में प्राथमिकता होने की वजह से। यानी एक का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी प्रथम प्राथमिकता है लोकहित, और दूसरे की प्रथम प्राथमिकता है लाभ कमाना। और जब ऐसा होगा तो इनकी मूल्य प्रणाली अलग अलग है। और वो मूल्य प्रणाली क्या है, जरा आ जाइए अब उस पर। यह हो गया आपका लोक प्रशासन, और यह हो गया आपका निजी प्रशासन। पॉइंट वाइज देते चले जाएंगे, और यहां से सीधे सीधे यूपीएससी के एथिक्स वाले पेपर में आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड, मूल्य प्रणाली से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आपकी पकड़ के बाहर नहीं जाएगा। बस आपको यह पता होना चाहिए कि मूल्य कहते किसको हैं। आपके ध्यान से आप समझिएगा, यानी आपके साधन मूल्य क्या होते हैं और साध्य मूल्य क्या होते हैं। यानी पहली वाली जो यूनिट है उस पर आपकी पकड़ है, और फिर आपके सामने ये मैटर है, तो प्रश्न आपकी पकड़ के बाहर नहीं जा सकता। ध्यान से आप समझिए, अभी बात हुई कि लोक प्रशासन की प्रथम प्राथमिकता क्या है, लोकहित। जब ये लोकहित की बात करेगा तो लोक प्रशासन क्या होता है, कल्याण उन्मुख। क्या होगा, कल्याण उन्मुख, वेलफेयर ओरिएंटेड होता है। राइट, आप देख लीजिए, आप अपनी सरकार को ले लीजिए,
ब्रिटेन की सरकार को ले लीजिए, अमेरिका की सरकार को ले लीजिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की गवर्नमेंट को आप ले लीजिए, यानी लोक प्रशासन को ले लीजिए, वो क्या होगा? आपका कल्याण उन्मुख होगा। जबकि निजी प्रशासन क्या होता है? लाभ उन्मुख होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना, राइट, लाभ उन्मुख होगा। अब जब कल्याण उन्मुख होंगे तो इसका मतलब क्या होंगे कि लोक प्रशासन नागरिक उन्मुख होता है। वो ये देखेगा कि नागरिकों की समस्याएं क्या हैं, नागरिकों की वर्तमान आवश्यकताएं क्या हैं, उनका अधिक से अधिक क्या किया जाए? पूर्ति किया जाए, यानी अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ पहुंचाया जाए। तो यह लाभ उन्मुख है। तो लाभ उन्मुख कब होगा? जब आप उपभोक्ता उन्मुख होंगे, यानी क्लाइंट ओरिएंटेशन होगा। तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? यानी ग्राहक उन्मुख हो जाएगा, उपभोक्ता उन्मुख हो जाएगा। तो निजी प्रशासन क्या होता है? आपका उपभोक्ता उन्मुख होता है। क्या हो गया? उपभोक्ता उन्मुख। आइए, कल्याण उन्मुख तो नागरिक उन्मुख, और जब नागरिक उन्मुख हो गया तो इसका मतलब यह राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देगा। यानी समाज की क्या समस्याएं हैं, राइट, उन समस्याओं पर फोकस करेगा और उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगा। इसमें निरंतर यह प्रयास जारी रहता है। सरकारें बदलती हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार, अपने अपने मॉडल के अनुसार उसको सॉल्व करने की क्या करती हैं? कोशिश करती हैं। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देता है। किसको? राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देगा। जबकि निजी प्रशासन बाजार आंदोलन को बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा? बाजार आंदोलन को। बाजार आंदोलन को कैसे बढ़ावा देता है ये? जैसे उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए कि कॉलगेट ऐड करता है कि 200 ग्राम का कॉलगेट आप खरीदिए और उसके साथ 20 ग्राम कॉलगेट फ्री रहेगा। अब जैसे ही उसका यह विज्ञापन आता है तो पेप्सोडेंट क्या ऐड करता है? उसका भी विज्ञापन आता है। वो कहता है कि 200 ग्राम के साथ में 20 ग्राम तो फ्री है ही, उसके साथ एक ब्रश भी फ्री है। तो अब लोग किस तरफ जाएंगे? राइट नाउ पेप्सोडेंट खरीदेंगे कि भाई टूथपेस्ट ही तो खरीदना है, तो उसके साथ ब्रश फ्री में मिल रही है, चलो इसको ले लेते हैं। ब्रिटानिया के बिस्किट खाइए और वर्ल्ड कप जाइए। ये क्या हुआ? बाजार आंदोलन हुआ। ठीक इसी प्रकार से क्या बोलते हैं कि पेप्सी पीजिए और जीतिए कितना? 10 ग्राम सोना। अब आपको पे तो लेना ही है, तो क्यों ना पेप्सी ले लें। हो सकता है कि उसमें सोने का सिक्का निकल आए तो बात ही बन जाएगी। तो इस तरह से बात होती है। तो ये क्या करता है? बाजार आंदोलन को बढ़ावा देता है। क्यों? लाभ उन्मुख है। अब ध्यान से आप समझिए, ये कल्याण उन्मुख होगा, नागरिक उन्मुख होगा, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसा होगा? ये राजनीतिक होगा। इसका स्वरूप कैसा होगा? राजनीतिक। और यह राजनीतिक प्रक्रिया का भाग होगा। यानी लोक प्रशासन राजनीतिक प्रक्रिया का भाग होता है। जबकि निजी प्रशासन में आप जाएंगे तो निजी प्रशासन क्या होता है? गैर राजनीतिक होता है, नॉन पॉलिटिकल होता है। अब ध्यान से आप समझिएगा, जब कल्याण उन्मुख होंगे, राइट, तो इसका मतलब क्या होगा? पूंजी का सृजन तो होता नहीं है कल्याण में। तो समझने का तरीका है ये। इसका मतलब यह हुआ कि लोक प्रशासन घाटे के बजट पर आधारित होता है। किस पर? घाटे के बजट पर। सामान्यतः कोई भी कंट्री आप ले लीजिए, घाटे के बजट पर। और घाटे की वजह केवल यही नहीं है कि वो कल्याण उन्मुख है। घाटे की एक और वजह है कि निजी क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए, बाजार को सपोर्ट करने के लिए वो क्या करता है कि संरचना विकास में निवेश करता है। अब जब संरचना विकास में निवेश करेगा तो संरचना, आधारभूत संरचना विकास में दीर्घकालिक निवेश होता है, तात्कालिक लाभ की कोई संभावना नहीं होती। जैसे सड़क यातायात हो गया, रेलवे यातायात हो गया, बिजली हो गई, राइट नाउ, इस तरह के बंदरगाह हो गए, राइट नाउ, आपके हवाई अड्डे हो गए। इन सबका क्या करता है? शुरुआती दौर में तो किसको निवेश करना पड़ेगा? राज्य को ही निवेश करना पड़ेगा। यह बात एक अलग है कि एक स्तर पर आने के बाद में फिर निजी क्षेत्र भी उसमें निवेश करने लगता है, जैसे कि आज हो रहा है आपके यहां पर। लेकिन शुरुआती दौर में तो यह सब काम किसने किया? सरकार ने ही किया। इसलिए क्या होता है? घाटे के बजट पर आधारित होता है। घाटे की बजट की एक वजह और भी है, ध्यान से आप समझिएगा। वो वजह क्या है
कि इसमें पहले चूंकि यह नागरिक उन्मुख होता है तो नागरिकों की समस्या को देखना होता है, समस्या के समाधान के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें पहले व्यय निर्धारित होता है। जब पहले व्यय निर्धारित होगा तो व्यय ज्यादा हो जाता है, और जब वसूली बाद में निर्धारित की जाती है तो वसूली, और जो निर्धारित की जाती है उतनी वसूली हो भी नहीं पाती है। रिजल्ट क्या होता है? घाटे का बजट, राइट। जबकि निजी प्रशासन में आप देखेंगे तो निजी प्रशासन में सामान्यतः यह अतिरेक बजट पर आधारित होता है। किस पर? अतिरेक, सरप्लस बजट पर। यानी यह सबसे पहले वसूली निर्धारित करेगा, उसके बाद व्यय की बात करेगा, और हमेशा ही वसूली से व्यय को कम रखता है। क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टर क्या है? लाभ उन्मुखता का, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि भाई अगर गवर्नमेंट को घाटा होता है तो उसकी पूर्ति टैक्स से हो जाएगी, यानी लोक प्रशासन की, तो राइट। लेकिन अगर निजी प्रशासन को घाटा होता है, राइट, तो उसकी पूर्ति कोई टैक्स से थोड़ी नहीं होगी, उसको कौन फंड करने आएगा? तो जाहिर सी बात है कि यह अतिरिक्त बजट पर आधारित होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब यह घाटे के बजट पर आधारित होता है तो एक और इसमें पहलू है कि इसमें बाह्य वित्तीय नियंत्रण होता है। क्या होता है? बाह्य वित्तीय नियंत्रण होता है। और नियंत्रण का एक क्रम होता है इसमें, यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक ने नियंत्रण कर दिया, नियंत्रण का भी एक सोपानिक क्रम होता है। जैसे सोपानिक क्रम का मतलब क्या हुआ कि नौकरशाही, ये इस पर नियंत्रण किसका होगा? कार्यपालिका का। और कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका होगा? विधायिका का। इसका मतलब लोक प्रशासन में विधायिका का नियंत्रण होता है। किसका? विधायिका का। बाह्य वित्तीय नियंत्रण। अब आ जाइए निजी प्रशासन में, तो निजी प्रशासन में क्या होता है? आंतरिक वित्तीय नियंत्रण होता है। बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, कोई भी कंपनी आप उठा करके देख लीजिए, राइट नाउ, इस पर आंतरिक नियंत्रण होता है और वो निजी स्वामी का होता है। किसका? निजी स्वामी का, राइट। अब आइए लोक प्रशासन जब लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण होगा तो बाह्य वित्तीय उत्तरदायित्व होगा। तो इसमें क्या होता है? बाह्य वित्तीय उत्तरदायित्व होता है। और यह बाह्य वित्तीय उत्तरदायित्व भी किसके प्रति होता है? विधायिका के प्रति, राइट। यानी नौकरशाही है वो आपकी कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होगी, और कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधायिका संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है, और संविधान में सत्ता का सोर्स स्वयं जनता होता है। तो एक चक्रीय क्रम हो गया कि किस स्टेज पर आप बात कर रहे हैं उत्तरदायित्व और नियंत्रण की, यहां यह भी रिमार्केबल है। अब आइए निजी प्रशासन, तो निजी प्रशासन में क्या होता है? आंतरिक वित्तीय उत्तरदायित्व होता है, और यह आंतरिक वित्तीय उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होता है? यानी निजी स्वामी के प्रति। और यह कैसा होता है? एकल होता है। यह पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, जब बाह्य वित्तीय नियंत्रण होगा, बाह्य वित्तीय उत्तरदायित्व होगा, तो आपकी मजबूरी हो जाती है, आपकी आवश्यकता हो जाती है कि लोक प्रशासन में अधिकतम पारदर्शिता पर बल दिया जाता है। किस पर? अधिकतम पारदर्शिता, अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि बजट आपके संसद में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि कहां खर्च किया जाएगा और कहां से वसूला जाएगा, इसका स्पष्ट विवरण दिया जाता है, और उस पर बहस होती है। बहस के बाद मतदान होता है, राइट ना। पूरी एक प्रक्रिया है जो पूरी तरह से क्या है? आपकी पारदर्शी है। क्या इस तरह की पारदर्शी प्रक्रिया टाटा, रिलायंस या कोई भी दुनिया की निजी कंपनी अपनाती है? नहीं, राइट। तो निजी प्रशासन क्या होता है? निजी प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है जब तक कि जनहित प्रभावित होने का मामला ना आए, राइट। जैसे अगर मान लीजिए कोई निजी क्षेत्र है, वो कामकाज कर रहा है, और अगर मान लीजिए वहां पर आग लग जाती है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर फिर राज्य का क्या होगा? इंटरफियर होगा कि भाई कैसे काम कर रहे थे, आपके कामकाज करने के तौर तरीके क्या होंगे, राइट ना। तो फिर वहां पर पारदर्शिता की बात लेकर के आनी पड़ेगी।
जब तक जनहित प्रभावित नहीं हो रहा है तब तक आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, यानी उसमें अपारदर्शिता रहती है, पारदर्शी नहीं रहता है। जैसा कि लोक प्रशासन होता है वैसा निजी प्रशासन पारदर्शी नहीं होता है। अब पारदर्शिता आपको प्राप्त करनी है, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? प्रक्रिया से, विधि से। तो यह क्या होता है? विधि आधारित होता है, और विधि आधारित होने की वजह से यह क्या होता है? आपका प्रक्रिया परक होता है। प्रक्रिया परक, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, राइट ना। एक विधि होती है, उस विधि के अनुसार ही काम होना है, तो प्रक्रिया इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, राइट। अब आ जाइए जरा निजी प्रशासन में। तो निजी प्रशासन क्या होता है? गैर विधिक होता है, और इस प्रकार यह परिस्थिति परकता पर बल देता है। क्या होता है? यह परिस्थिति परक होता है। ध्यान से आप समझिएगा कि कोई भी कंपनी कामकाज करेगी, उसके लिए नियम बनाएगी, वो प्रक्रिया बनाएगी, लेकिन जैसे ही बात लाभ की आएगी और यह प्रक्रिया लाभ में बाधक बन रही है तो तुरंत चेंज कर देगी, राइट नाउ। अगर मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर है और लाभ का कोई विषय है, उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से मिलना है, तो बीच के सारे जो पद सोपान क्रम है उसको हटा दिया जाएगा, सीधे उससे मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, लोक प्रशासन में यह संभव नहीं है, प्रक्रिया के अनुसार ही काम होना है, राइट नाउ। प्रक्रिया का वायलेशन नहीं होता है। हां, कुछ विशेष स्थिति होती है तो उसके लिए भी उस नियमों में उल्लेख किया होता है कि किन परिस्थितियों में आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं और दूसरी प्रक्रिया को अपना सकते हैं, वो भी पहले से ही विधि में स्पष्ट करना होता है। तो ये क्या होता है? आपका परिस्थिति परक होता है, और ये क्या होता है? आपका प्रक्रिया परक होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये विधि के शासन पर आधारित होता है। किस पर? विधि के शासन पर। आधुनिक संदर्भ में बात हो रही है तो ये रूल ऑफ लॉ पर आधारित होता है लोक प्रशासन, जबकि निजी प्रशासन किस पर आधारित होता है? व्यक्ति के शासन पर आधारित होता है। अच्छा, यह बात एक अलग है कि आप काम करोगे तो भाई सामान्य विधि का तो आपको अनुपालन करना होगा ना राज्य का, तो वो बात एक अलग हो गई। लेकिन उस दायरे में रहते हुए फिर जब आप अपना सिस्टम आप ऑपरेट करोगे तो उस मामले में तो फिर आपकी चलेगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। जैसे व्यक्ति का शासन और विधि के शासन में एक सीधे सीधे अंतर समझ लीजिए, आप समझेंगे। अभी आप देखिए, कोई प्राइवेट कॉलेज है, राइट, और उसमें एडमिशन की अंतिम तारीख है मान लीजिए 31 जुलाई, और आप पहुंचते हैं 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त को भी एडमिशन ले लेगा। लेकिन अगर सरकारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, अगर उसमें अंतिम तारीख है 31 और डेट नहीं बढ़ाई गई है और आप उस डेट के बाद पहुंचते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, बात खत्म। तो आपको समझ में आ गया ना? यानी ये विधि के शासन पर आधारित होता है और ये व्यक्ति के शासन पर आधारित होता है। ये मूलभूत अंतर हो गया, ठीक। अब आइए, ये औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। क्या होता है? औपचारिक संगठन। और ये क्या होता है? आपका अनौपचारिक संगठन पर। औपचारिक संगठन आप देख रहे हैं कि चाहे तो संविधान में उसका उल्लेख होगा स्पष्टतः, या संविधान के दायरे में रहते हुए विधायिका द्वारा एक अधिनियम पारित करके उस संगठन का गठन किया जाएगा, या कार्यपालिका के आदेश से एक स्पष्ट प्रक्रिया के तहत उस संगठन का गठन किया जाएगा। तो यह क्या होता है? आपका औपचारिक संगठन होता है, जबकि यह क्या है? आपका अनौपचारिक संगठन होता है। ध्यान से आप समझिएगा, यह औपचारिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। किस पर? औपचारिक प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। और जबकि यह किस पर आधारित होता है? अनौपचारिक प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि इसे तो परिस्थिति परक काम करना है, इसको तो लाभ कमाना है। अगर मान लीजिए प्रक्रिया बाधक बन रही है तो ये क्या करेगा? उसको छोड़ देगा, राइट। तो इसके लिए तो इंपॉर्टेंट क्या है? लाभ कमाना है, राइट। और यहां पर ये क्या है? विधि के शासन पर आधारित है, इसलिए औपचारिक प्रक्रिया का पालन करना इसकी आवश्यकता ही नहीं बल्कि क्या है? व्यवस्था है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से आप समझिएगा। अब अगला अंतर क्या निकल करके आएगा? बिल्कुल एक से दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भिन्नता को लेकर के। अब आप देखेंगे कि लोक प्रशासन, ध्यान से आप समझना, लोक प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है? लोक हित में काम कर रहा है, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम कर रहा है, राइट।
जाहिर सी बात है कि लोक प्रशासन में वेतन भत्ते अपेक्षाकृत कम होते हैं, लेकिन ध्यान से आप समझना, लेकिन सामाजिक दर्जे का उपभोगकर्ता होता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। अभी अगर मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप क्या हैं, तो एकदम सीना चौड़ा करके कहेंगे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, या मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में या मगध यूनिवर्सिटी में, कोई भी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की, बड़े शान के साथ नाम लेकर के आप बोलते हैं कि मैं उसमें प्रोफेसर हूं। तो सामाजिक दर्जे का उपभोगकर्ता होते हैं। अब आ जाइए जरा निजी क्षेत्र में। मान लीजिए आप अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बहुत बड़े आपके क्या हैं, यानी बहुत नाम है कि क्षेत्र विशेष में, लेकिन अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए और सामने वाला पूछता है कि साहब आप क्या करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे उसे? समझ में आ गया ना कि भाई आप क्या हैं, आईएएस की फैकल्टी हैं, ये कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि कोचिंग चलाते हैं। थोड़ा आप वहां पर रुकेंगे, वो बात नहीं आएगी जो बात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब के लहजे में आएगी। यही फर्क है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। लेकिन ध्यान रहे कि आपके वेतन भत्ते प्रोफेसर के सापेक्ष बहुगुणित हो सकते हैं। हो सकता है प्रोफेसर साहब 60 वर्ष की उम्र तक उनको इतने वेतन भत्ते न मिले सरकार से, लेकिन एक नया प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई मेंटर काम करना शुरू करता है तो 1-2 साल के अंदर ही उसका बैंक स्टेटमेंट उस लेवल पर पहुंच जाता है। राइट, यही बात आप कहां देखेंगे? सरकारी दूसरे उसमें आ जाइए, सिविल सेवा में आप आ जाइए। अगर आपके वेतन भत्तों के आधार पर ही बात की जाए तो जो आपके वेतन भत्ते हैं, और उधर प्राइवेट सेक्टर में आप आ जाइए। राइट नाउ आप मैनेजमेंट का कोर्स करके अगर रीजनल मैनेजर होते हैं, राइट नाउ उसी समकक्ष पोस्ट पर, तो आपके वेतन भत्ते अपेक्षाकृत क्या होते हैं? 50 लाख पर एannum, 60 लाख पर एannum, 1 करोड़ पर एannum, इस तरह का होता है। राइट, और आप आ जाइए आपके सिविल सेवा के वेतन भत्ते हैं, सिविल सर्वेंट के वेतन भत्ते हैं, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। तो ध्यान से आप समझिएगा कि जो निजी प्रशासन है इसमें सामाजिक दर्जे का अभाव पाया जाता है, जबकि ऊंचे वेतन भत्ते होते हैं। क्या होते हैं? ऊंचे वेतन भत्ते होते हैं। और सामाजिक दर्जे का अभाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि सेवा में सुरक्षा नहीं होती है। और यहां सामाजिक दर्जा क्यों है? क्योंकि सेवा में सुरक्षा होती है। क्या होती है? सेवा में सुरक्षा होती है। तो यह है आपका लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर। फिर मैं समअप करता हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी कि प्रशासन रूपी जीनस की 2 प्रजातियां हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, जिनके अपने अपने मूल्य विकसित हुए हैं, अपनी अपनी मूल्य प्रणाली विकसित हुई है। तो यह पॉइंट क्लियर हो गया कि इस तरह से आपको राइटअप करना है। अब जो कुछ मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है, अब आप चाहे मोहित भट्टाचार्य पढ़ लीजिए, रमेश चंद्र अरोड़ा जी पढ़ लीजिए, राइट, अवस्थी माहेश्वरी पढ़ लीजिए, राइट नाउ कोई विदेशी लेखक की पुस्तक पढ़ लीजिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच जो अंतर जिस तरह से आपको रनिंग लैंग्वेज में यहां पर स्पष्ट किया गया है, वो कोई भी बात इसके बाहर आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। और यूपीएससी ने जितने भी पिछले 20 साल में इससे रिलेटेड प्रश्न किए हैं, जरा उनको छान करके देखिएगा कि क्या कोई प्रश्न आपकी पकड़ के बाहर जा रहा है। यानी इस तरह से चीजों को तैयार करना है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इसी को बोलते हैं, स्किल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और इसी तरह से आपको व्यक्त करना है। तो आज यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कल फिर हाजिर रहूंगा पुनः कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के इसी तरह का, और समय समय पर आपको इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर वीडियो मिलते रहेंगे। आज इतना ही। जय हिंद।